Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called force. Force को हिंदी में बोलते हैं बल. बल बोल लो, ताकत बोल लो, बट ताकत कुछ और हो जाता है. बल कौन ज्यादा फोर्सफुल है, किसमें ज्यादा बल है. What is a force? तो force is a push. पुश का मतलब होता है जब हम किसी चीज को धकेलते हैं. पुश और अ पुल. फोर्स एक तरीके का पुश है या पुल है. जब मैं ये डेफिनेशन कराऊंगा तो मैं उस डेफिनेशन को और ठीक करने की भी कोशिश करूंगा. पहले आपको इस लेवल की डेफिनेशन दूंगा, फिर इस लेवल की डेफिनेशन दूंगा. अब फोर्स इज अ पुश और अ पुल. तो बच्चे ने कहा भैया सिर्फ पुशिंग नहीं है, सिर्फ सिर्फ पुशिंग नहीं है, सिर्फ पुलिंग नहीं है, लिफ्टिंग भी है. जब हम किसी वेट को उठाते हैं, स्ट्रेचिंग भी है, स्ट्रेच बैंड लेके खींचते हैं, ट्विस्टिंग भी है, किसी को मोड़ते हैं, और प्रेसिंग भी है, किसी को जब दबाते हैं, नींबू को जब दबाते हैं. अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच, ध्यान से देखिएगा, विच कैन, सबसे पहले मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव. बच्चा बोलेगा मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव. बिना एग्जाम्पल के साइंस कुछ नहीं है. व्हेन वी किक अ फुटबॉल, तो क्या होता है? इनिशियली एट रेस्ट इट स्टार्ट्स मूविंग. चलो जी, पहला एग्जाम्पल दे दिया. सेकंड, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल. कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल. तो बच्चा कहेगा एग्जाम्पल दो. मैंने कहा लो जी एग्जाम्पल लो. एग्जाम्पल दिया, विद हेल्प ऑफ टेनिस रैकेट वी कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ बॉल कमिंग टूवर्ड्स अस. बॉल आ रही है, टेनिस रैकेट लिया, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई. थर्ड एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ अ बॉडी. एक बंदा चल रहा है, अगर आप उसे पीछे से थोड़ा सा धक्का दो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. एक बंदा सामने से आ रहा है, उसे रोकने की कोशिश करो तो उसकी स्पीड कम हो सकती है. अगर रुकेगा नहीं तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. तीन लोग गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, आपको लग रहा है वो बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं. आप और आपका दोस्त भी धक्का देने लग जाओ तो स्पीड बढ़ जाएगी. अगर आपके तीन दोस्त गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो आप आगे से पीछे धक्का दोगे ताकि उनकी स्पीड कम हो जाए. दोस्ती वही है जहां शरारते हैं. फिर अगला, डी कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी. तो इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो व्हेन वी स्क्वीज अ लेमन, उसकी शेप चेंज हो जाती है. अगर मैं आपको बता पाया हूं तो. और अगर कुछ रह गया मेरे से, स्टार्ट स्टॉप सब आ गया, ए बी सी डी, कोई एक और चीज रह गई, कैन चेंज द स्पीड, मूव हो गया. एंड लास्ट पॉइंट जो है, कैन 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 भाई, कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. सामने से कोई आ रहा है, अगर हम पूरी ताकत से उसे रोक लें और हमारी ताकत इतनी हो कि तो वो रुक सकता है. इतने में एक बच्चे ने बोला कि सर आपने लिखा है फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच कैन वर्ड यूज करा है, मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव. जरा दीवार को धक्का देना. विच, दीवार को धक्का दो, दीवार मूव करेगी. दीवार रेस्ट पे है, आप दीवार को धक्का दो, दीवार नहीं मूव करेगी. तो सर आपने यहाँ कैन क्यों लगाया है? आपने गलत वर्ड यूज किया है. सर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. सामने से चलती हुई गाड़ी आ रही है सर, उसकी डायरेक्शन बदलवा के दिखाना. फिर आपने कैन गलत लगाया है. सर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी. एक ट्रेन आ रही है सामने से, रोक के दिखाना उसकी स्पीड को. आपके पास फोर्स है ना, आप में तो फोर्स है, तो नहीं हो पाएगा. कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. सर मैं लोहे का एक बॉल देता हूं, उसकी शेप चेंज करके दिखाओ अपने हाथों से. नहीं. कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. सामने से ना एक वो भागता हुआ आ रहा है सांड, उसको रोक के दिखाना. नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरे पास उतनी फोर्स नहीं है. जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर बार उतनी फोर्स हो कि चीजों को जैसा हम चाहें वैसा कर लें. मैं कहूं दीवार चलने लग जा, तो नहीं.
तो ये डिपेंड करता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूं, बट अभी मेरे पास मर्सिडीज खरीदना चाहता हूं, मर्सिडीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बट अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं मर्सिडीज को खरीद सकूं। तो सर फोर्स ये कर तो सकती है, बट हर बार करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए एक अच्छा वर्ड यूज करो, फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच टेंड्स टू, कर सकता है, मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल, change, increase or decrease the speed of a ball, change the shape of the body, stop a moving body. So these are the 5 impacts a force can make. These are the 5 impacts force can make. अब जरा ध्यान से देखना, कहीं पे एक बुक पड़ी है ऐसे करके, अगर ये बुक भारी हो टेबल से, सपोज करो ये बुक टेबल से भारी हो, तो ये टेबल टूट जाएगी। इसी पे 400 किलो का कोई बंदा रख दो तो टेबल टूट जाएगी, नहीं टूट रही। तो ध्यान से देखना, इस केस में दिस इज अ बुक लाइंग स्टेशनरी ऑन अ टेबल, बुक इज एट रेस्ट। तो क्या हो रही है, बुक अपने वेट की वजह से एक फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, बट हाथ क्या, टेबल भी उतनी फोर्स लगा रही है, तो वो रेस्ट पे है। तो एक फोर्स ऊपर से नीचे लग रही है इस पे, और एक फोर्स नीचे से ऊपर लग रही है। अगर नीचे से ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होती तो ये उछल पड़ता, अगर नीचे से ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है तो चीज उछल जाती है, बट ये बुक उछल नहीं रही। एक फोर्स इस पे इस डायरेक्शन से लग रही है, एक फोर्स इस पे इस डायरेक्शन से लग रही है। अगर लेफ्ट टू राइट वाली ज्यादा होती तो बुक इस तरफ मूव करती, और अगर राइट टू लेफ्ट वाली फोर्स ज्यादा होती तो बुक इस तरफ मूव करती। बट बुक मूव नहीं कर रही क्योंकि उसमें फोर्स चारों डायरेक्शन से लग तो रही है, बट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 है। तो इस प्रकार की फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इस प्रकार की फोर्स को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। इसकी डेफिनेशन ढंग से लिख लेना, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी is 0, it is under action of balanced force। मैं चाहूं तो पहले ही डेफिनेशन लिख सकता हूं, नहीं, साथ साथ लिखो, साथ साथ मुझे पॉज करो और साथ साथ अपने नोट्स बनाओ। These notes are very important. If the resultant of all the forces acting on a body, ध्यान से देख लीजिए, if the resultant of all the forces acting on a body is 0, then the forces are called balanced force। इसमें एक बात याद रख लेना, the body never moves। आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हो पीछे से आगे, पीछे से आगे, और आपका दोस्त धक्का लगा रहा है आगे से पीछे, तो गाड़ी इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, एग्जाम्पल, व्हेन वी पुश अ वॉल, तो जितना फोर्स हम वॉल पे लगाते हैं, वॉल भी उतना ही फोर्स हम पे लगाती है। इसके बारे में इसी चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे, और इसका एक और एग्जाम्पल होगा, व्हेन वी स्क्वीज अ लेमन। व्हेन वी स्क्वीज अ लेमन, लेमन मूव नहीं करता मगर लेमन की शेप चेंज हो जाती है। तो बच्चों ये ध्यान से देख लेना, अ बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ बॉडी। फोर्स लगेगी, ताकत हुआ, बट बॉडी मूव नहीं हुई, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हेन वी स्क्वीज अ लेमन। व्हेन वी स्क्वीज अ लेमन, लेमन की जगह आ जाएगा लेमन बलून। कर लो, एक गुब्बारे को दबाने की कोशिश करो तो उसकी भी शेप चेंज हो जाती है। किसी का मुंह ऐसे दबाने की कोशिश करो, ऐसे नाक ऊपर नीचे करने की कोशिश करो, ऑल दीज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस कराने के बाद अब हम बात पे आएंगे, किसकी क्लास समझ गई होगी, क्लास कहेगी अनबैलेंस्ड
फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है बताऊंगा ध्यान से। अनबैलेंस्ड फोर्स, मस्ती कर रहे हैं, एक गाड़ी सड़क पे खड़ी है, चल नहीं रही है, बैटरी डाउन हो गई है, तो उस पर बड़े भले बंदे पीछे से आगे फोर्स लगा रहे हैं, तो गाड़ी को धक्का मारना उन्होंने शुरू कर दिया। जितनी फोर्स गाड़ी का वेट नीचे लग रहा था उतनी फोर्स नीचे से ऊपर लग रही थी, तो जमीन का कोई लेना देना नहीं, बट यहाँ लेफ्ट टू राइट ज्यादा फोर्स लग रही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड unbalanced force if the resultant of forces acting on a body is not zero, it is under the influence of unbalanced force। यार आज पापा डांटेंगे, तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, मैं मम्मी को कह दूंगा, मम्मी पापा को मना लेंगी। दैट इज अ बैलेंस्ड फोर्स। यार आज ना मैं फेल हो गया, 20 में से 1 नंबर आया है, तो आज मम्मी भी डांटेंगी, पापा भी डांटेंगे। दैट इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका एग्जांपल होगा व्हेन वी पुश अ कार फ्रॉम वन डायरेक्शन, इट इज अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। तो अगर अच्छा बच्चा बैठा होगा तो बच्चा बोलेगा इट ब्रिंग्स बॉडी इन मोशन। मतलब जितने भी फोर्स के बाकी के चारों काम थे, ये चारों काम, ये जो शुरू का फर्स्ट ए बी सी और लास्ट वाला, ये सब अनबैलेंस्ड फोर्स के एक्शन में होता है। बॉडी को चलाने में अनबैलेंस फोर्स चाहिए, चलती हुई बॉडी को रोकने में अनबैलेंस फोर्स चाहिए, चलती हुई बॉडी को स्पीड को कम या ज्यादा करने में अनबैलेंस फोर्स चाहिए, और अगर कोई बॉडी आई है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो वहां पर भी अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। ये बात याद रख लेना। दिस इज अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। बट वो कराने से पहले 2-3 बंदों से जरा ध्यान से देख लेना। अगर किसी को चलाना है, किसी को मूव कराना है, किसी को स्टॉप कराना है, किसी को फास्ट करना है, किसी को स्लो करना है, किसी को डाइवर्ट करना है, तो हर बार आपको क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। और अगर आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड इज sufficient, then impact of force will be seen। impact of force will be seen। अगर भाई गाड़ी लेने के लिए पैसा चाहिए, अगर आप ये बोलोगे पैसों से गाड़ी आती है तो गलत है। पर्याप्त मात्रा में अगर आपके पास पैसे हैं जितने की वो गाड़ी है, तो गाड़ी आप पैसों से खरीद सकते हो। इन वर्ड्स को ध्यान से सुनना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही मैग्नीट्यूड, अगर सही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट, देन ऑल दीज इंपैक्ट्स विल टेक प्लेस। बच्चा कहेगा सारे इंपैक्ट जो आपने लिखवाए येलो में, वो सारे फोर्स के लिखवाए हैं। ये सारी जो थी अनबैलेंस्ड फोर्स का इंपैक्ट है। और एक और सर, बैलेंस्ड फोर्स भी किसी माँ का बच्चा है, इसमें होगा चेंज द शेप। अगर किसी बॉडी की शेप चेंज करनी है तो फोर्स के बारे में पढ़ाने से पहले मैंने कहा एक फोर्स ऐसी होती है जो 24/7 काम करती है, हर जगह काम करती है। ध्यान दे लेना, एक फोर्स कैसी है ध्यान से देखना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक सेकेंड। एक फोर्स ऐसी होती है जो 24/7 24 घंटे लगती है और स्टॉप्स वन बॉडी फ्रॉम मूविंग ओवर अनदर बॉडी। तो स्टॉप वाला काम एक फोर्स 24 घंटे करती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड, आपने 8th में
थोड़ा सा पड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या कुछ जगहों पे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। थोड़ा सा पढ़ते हैं तो is that force which stops a body from moving over another body। ये बात याद रख लेना। एग्जाम्पल, ऐसी रोड पे चलना आसान है या ऐसी रोड पे चलना आसान है? ध्यान से देखिएगा। तो बचा गएगा इसके ऊपर। तो बेसिकली फ्रिक्शन अपने बारे में खुद ही बता देती है, इट इज ड्यू टू रफनेस इन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। आपको एक बात बताता हूं, एक डेवलप्ड कंट्री की खास बात क्या होती है? एक डेवलप्ड कंट्री की खास बात होती है उसकी सड़कें। उसकी सड़कें, जब आप बाहर जाते हो ना, इंडिया से बाहर कहीं जाते हो यार, वहां की सड़कें देखता, सड़कें वहां की ऑलमोस्ट फ्लैट होती हैं, बनी हुई होती हैं। सड़कें फ्लैट होने से क्या होता है, एक गाड़ी को उस सरफेस के ऊपर ट्रैवल करना इजी हो जाता है। हमारी कंट्री में अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहां तक सड़कें नहीं बनी हुई, और अगर सड़कें नहीं बनी हुई तो वहां पहुंचना मुश्किल है, और अगर वहां पहुंचना मुश्किल है तो वहां किसी सामान का पहुंचाना भी मुश्किल है। तो जरूरत का सामान जो शहरों में जल्दी ट्रैवल कर जाता है, कहीं से भी आ जाता है, वो वहां उन जगहों पे नहीं जा सकता। अगर गांव और शहरों को कंपेयर किया जाए ना, तो गांव जीने के लिए 4 गुना बेहतर है शहरों से, बट वहां का जीना थोड़ा सा संघर्ष वाला होता है, मेहनत वाला होता है, क्योंकि वहां पर चीजें आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि गांव में आमतौर पे सड़कें डेवलप नहीं, मतलब सड़कें बनी नहीं होती, जिस वजह से एक चीज का आने से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब देश के कोने कोने में सड़कें बन जाएंगी। सड़कें बनने से ये होगा, वी विल बी एबल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आगरा जाने में 7-8 घंटे लगते थे, एक टाइम हुआ करता था। फिर इन्होंने एक हाईवे बनाया, वहां 4 घंटे लगते थे। फिर इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया, एक्सप्रेस वे में 2 से ढाई घंटे में आप आगरा पहुंच जाते हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब एक सरफेस के ऊपर चलने के लिए उस सरफेस का स्मूथ होना जरूरी है, क्योंकि हर सरफेस के ऊपर एक फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। इवन ये जो चीज फ्लैट लग रही है, अगर हम इसको भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके अंदर भी छोटे 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 गड्ढे होंगे, और इसके ऊपर जो टायर चढ़ रहा है उसके अंदर भी गड्ढे होंगे। तो आपस में इंटरलॉक हो जाता है, जितनी फ्रिक्शन होती है उतना ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। सो व्हेन अ बॉडी ट्राइज टू मूव ओवर another body, so due to frictional force, they stop each other। अब समझो, तुम कुछ करना चाह रहे हो और तुम्हें कोई रोक रहा है, तो तुम्हारी उससे मोहब्बत होने के चांसेस ज्यादा हैं या लड़ाई के चांसेस ज्यादा हैं? तो बच्चा बोलेगा ड्यू टू विच दो बातें होती हैं। ए, हीट इज प्रोड्यूस्ड। कभी भी पापा गाड़ी चला के आ रहे हो, आप पापा के साथ ड्राइव करने जाओ, बहुत देर तक 5-7-10 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी रुके, तो टायर को हाथ लगाना, टायर गरम गरम लगेगा, बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन। टायर को सड़क रोक रही है, सड़क जितनी मर्जी फ्लैट हो, बट उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है। हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड वियर एंड टीयर इज कॉज्ड। वियर एंड टीयर इज कॉज्ड। चीजें घिसती भी, आपके शूज, आपकी चप्पलें एक टाइम के बाद घिस जाती हैं, क्योंकि जब वो चप्पल सड़क पे चल रही होती है तो ड्यू टू फ्रिक्शन द चप्पल इज स्टॉप्ड बाय द रोड, एंड द रोड भी घिसती है और चप्पलें भी घिसती हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोड एक बार बना के छोड़ दो, रोड भी घिसती हैं, तो थोड़े टाइम बाद रोड्स का भी दोबारा रिपेयर करना जरूरी होता है। आप ऐसे ऐसे करो,
आपके हाथ में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन बुरी चीज है, अगर इस चीज को समझ लेना, पहले एक बात नोट, देयर देयर इज नो सरफेस विदाउट फ्रिक्शन। ये बात याद रख लेना। बच्चा बोलेगा बर्फ, बर्फ पे तो फ्रिक्शन होती ही नहीं, बिल्कुल फिसल जाते हैं, आराम से मूव करते हैं। इवन बर्फ पे भी फ्रिक्शन होती है, हालांकि बहुत कम होती है। आप कैरम बोर्ड लो, काफी टाइम से कैरम बोर्ड खेल रहे हो, बट वो गीटियां मूव नहीं कर रही, तो आप पाउडर डालते हो टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आपके अंडर आर्म्स में कई बार रैशेस पड़ जाते हैं। रैशेस क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, तो ये रैशेस हटाने के लिए आप पाउडर डालते हो। पाउडर डालने से फ्रिक्शन कम कर देते हो आप अपनी बॉडी के मूविंग पार्ट्स में। सो देयर इज नो सरफेस विदाउट फ्रिक्शन, ये याद रख लेना। एंड इफ देयर वुड बी एनी सरफेस विदाउट फ्रिक्शन, अगर कोई ऐसी जगह होगी जहां पर फ्रिक्शन नहीं होगी, देन वन बॉडी विल मूव ओवर अदर बॉडी इनडेफिनेटली, कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि कोई उसे रोक ही नहीं रहा। ब्रेक्स जो लगती हैं गाड़ी में, वो ब्रेक्स और टायर के बीच में भी फ्रिक्शन बनती है, फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो जितनी मर्जी ब्रेक लगा लो, गाड़ी कभी भी नहीं रुकेगी। तो एक बात हमेशा याद रख लेना, जब भी आप चलते हो, जब भी आप चलते हो, मूव करते हो, उड़ते हो, तैरते हो, हर जगह फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन जो होती है, फ्रिक्शन ऑफ सॉलिड की सॉलिड में इज मैक्सिमम देन फ्रिक्शन ऑफ सॉलिड की लिक्विड में, और इट इज मोर देन इन फ्रिक्शन ऑफ सॉलिड की गैस में। हवा में भी फ्रिक्शन होती है। जब ये स्काई डाइवर्स ऊपर से गिरते हैं तो एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, एयर फ्रिक्शन बोलते हैं। जो हवा में जब हम चलते हैं तो हमारे कपड़े, स्पेशल सूट्स पहने जाते हैं स्काई डाइवर्स द्वारा। तो दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर फ्रिक्शन नहीं होती। फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करें? हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन में एक तो एग्जांपल लिख लेना, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीजिंग, बाय ल्यूब्रिकेटिंग। अगर आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल को 2 3 4 महीने बाद आप लुब्रिकेट करते होगे, उसमें पाउडर लगाते होगे, ये सब चीजें आपको पता होगा, बाय पाउडरिंग, ये एटसेट्रा। एंड एक बात याद रख लेना, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन होनी जरूरी है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो कोई भी बॉडी, एक बॉडी के ऊपर अगर एक बार चल जाए तो रुकेगी नहीं, हम बॉडी को रोक नहीं पाएंगे। सपोज हम एक फुटबॉल को किक करते हैं पूरी जान लगा के, तो वो फुटबॉल मूव करती है, करते 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 कभी तो जाकर रुकती है, तो उसको जो रोकता है वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बात याद रख लेना, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। दूसरी बात, एक नॉर्मल बात है, विच बॉडी इज हेल्दी बॉडी? जरा बताइए कौन सी बॉडी हेल्दी बॉडी है? तो ऑब्वियसली बच्चे बोलेंगे दिस बॉडी लुक्स अ लिटिल हेल्दी एंड दिस बॉडी लुक्स अ लिटिल मोर फैट। फैट होने की वजह से पता है क्या होता है? आमतौर पे हम लोगों को आलस आता है। आलस इसलिए नहीं होता कि सारे मोटे आलसी होते हैं, नहीं। एक वो मोटे डांसर भी थे, बहुत अच्छा डांस करते थे, अब तो उन्होंने भी वेट लूज कर लिया है। फैट से आलस नहीं आता, फैट से मूव करना मुश्किल हो जाता है। मतलब आप जितने मर्जी एक्टिव हो, मगर आपके लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है। अब मैं जिस उम्र में हूं, मैं मोटा हो गया हूं, तो जब मैं लेसेस, शू लेसेस बांधने लगता हूं, कुछ करता हूं, तो मूवमेंट्स आर नॉट वेरी इजी। एक छोटा बच्चा 10 बार लेसेस बांध लेगा, 10 बार ऊपर नीचे चढ़ जाएगा, मेरे को 10 बार चढ़ मैं भी जाऊंगा, बट कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं वेट का मूवमेंट से लेना देना है। वेट जितना मास हमारा ज्यादा होगा, उतना हमारे लिए मूव करने में दिक्कत आएगी।
भारी चीज लेकर, प्लीज मेरी बात समझना, आप किसी को ये बोलोगे भाई जाके वो 20 किलो की चीज सर पे उठा के लेकर आई हो, या किसी को बोलोगे यार वो 1 किलो की चीज मेरे लिए लेता हुआ आई हो, कौन सी चीज आसान है? 20 किलो की चीज लाना मुश्किल है। तो एक और चीज होती है, एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया कुछ नहीं होता, मास का दूसरा नाम होता है, जिसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है मना करना। कोई भी मैं बात बोल रहा हूं, तुम वो बात मान ही नहीं रहे। टू रेजिस्ट, अगर आपके पापा या मम्मी आपकी कोई भी बात नहीं मानते, तो आज इंग्लिश में यूज करना, पापा हर बात पे आप मेरे को रेजिस्ट करते हो। रेजिस्टेंस वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को मना करना। अभी के अभी मुझे पॉज करो, गूगल करो रेजिस्ट का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टिंग। रेजिस्टिंग मतलब रोकना। यार हर चीज में तू रेजिस्टेंस देता है, तेरी तो हर बार की यार ये वाली बात होती है। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अब एक मोटा आदमी लेटा हुआ है, आराम से सो रहा है, तुम उसे कहो चल 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 यार जल्दी चल, कहीं चलना है, तो विल ही बी हैप्पी? या पतला आदमी लेटा हुआ है, तो उसको तुम बोलो चल 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 चलना है, किसके लिए आसान है? मोटे आदमी के लिए मुश्किल है। मोटे आदमी के लिए मुश्किल है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। और एक मोटा आदमी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, एकदम चलते चलते से रुक जा यार, रुक जा, अब चल। तो उसके चलते हुए बंदे को भी रोकना मुश्किल है। तो inertia is a property of a body to resist any change in its state of rest or in uniform motion। अगर चल रहा है तो वो कहेगा यार अभी चलने दे, अभी रुको, रोक मत। और अगर रुक गया है तो वो कहेगा यार अभी मत चला, अभी मैं अब रुका हूं। इस फिनोमिना को बोलते हैं इनर्शिया। बेसिकली मास का दूसरा नाम जो होता है वो होता है इनर्शिया। और इनर्शिया ये बोलता है कि अगर मैं रेस्ट पे हूं ना भाई, तो मुझे रेस्ट पे रहने दे, और अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे मूव करने दे, रोक मत। अब मैं उठ के चल लिया हूं। कभी भी ये बात याद रखना, आप में से कुछ बच्चों के पेरेंट्स बहुत आपकी फिटनेस का ध्यान रख रहे होंगे, आपका वेट का ध्यान रखते होंगे कि वेट ना बढ़ जाए। वेट बढ़ने से आलस बढ़ता है, इंसान रेस्ट पे आ जाता है। तो एक्चुअली में मास का दूसरा नाम जो है इनर्शिया है। और इनर्शिया की वजह से अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। इसको बोलते हैं इनर्शिया। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी एस आई यूनिट, जो मास की यूनिट होती है, वो इसकी एस आई यूनिट है किलोग्राम या केजी। व्हाट इज इनर्शिया? अगर मैं समझा पाया हूं, मास का दूसरा नाम जो है दैट इज इनर्शिया। ये बातें अगर दोनों समझ आई हो, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आपको कराएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद कराएंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तगड़ा लॉ है। फिर कराएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉज ऑफ मोशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं एक प्यारा सा वर्ड आएगा आपकी लाइफ में, दैट विल बी कॉल्ड मोमेंटम। कहीं ना कहीं एक और प्यारा वर्ड आएगा आपकी लाइफ में, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक वर्ड आएगा, अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलती हुई बस से कूदो तो गिर जाते हो, ये तो पता है, बट क्यों गिर जाते हो नेक्स्ट लेक्चर के बाद पता चल जाएगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं रियल लाइफ के जो हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस चैप्टर इज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन कराई है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, बट उसके लिए अगर आपने फर्स्ट चैप्टर मोशन ढंग से किया है तो ही आपको इस चैप्टर में काफी चीजें आसान लगेंगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सी यू गाइस। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।